विंटर में ना अक्सर कुछ लोग बहुत फ्रेश हो जाते हैं, कुछ लोग डल हो जाते हैं। आपके साथ क्या सीन है? अपीयरेंस वाइज तो फ्रेश ही हो जाते हैं सब, आई थिंक धूप का एक्सपोजर और हाँ, लेकिन नींद भी ज़्यादा आती है ना, सुस्त हो जाता है और सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। ऊपर से जो बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं और हमें उठ के सुबह जाना होता है। व्हाट आर योर टाइमिंग्स? एट वर्क 8 to 4। 8? हाँ। ओह गॉड। एंड 9 तक हम चले जाते हैं, चलो कभी मिल जाता है रिलैक्स। हाँ, बट स्कूल होता है तो 8 फिर हम पहुँच ही जाते हैं जब उठे हुए आफ्टर ड्रॉपिंग किड्स। हाँ राइट। अच्छा नादिया, ये होता है ना कि विंटर के साथ, अच्छा ये मेरे साथ डॉक्टर नादिया जवाद मौजूद हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो जनाब ये बताइए नादिया कि विंटर के साथ अक्सर दमा का मसला बढ़ता है, क्या वजह है? विंटर में एक तो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड एयर और ड्राइनेस। यहाँ पे कराची में तो इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होती, इंटीरियर में हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, लाहौर और क्वेटा साइड पे। तो ड्राई एयर कैन बी अ ट्रिगर, कोल्ड एयर भी ट्रिगर है। तो सारे ही रेस्पिरेटरी इश्यूज़ वाले ना वो वर्स होके आ रहे होते हैं हमारे पास, सिम्टोमेटिक ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, क्या ऐसा कभी होता है कि वैसे आपको दमा का मसला पूरा साल ना हुआ लेकिन विंटर में आपको सांस में डिफ़िकल्टी है, तो इज़ इट मतलब ये हो सकता है कि आपकी अर्ली दमा स्टार्ट हो रहा है, एज़मा जिसे कहते हैं, या ये कोई और भी मसला हो सकता है? कुछ लोग होते हैं सीजनल एस्मेटिक जिनको प्रॉब्लम्स सिर्फ सीजनल ही होती है। जैसे कुछ लोग जैसे लाहौर और इस्लामाबाद साइड पे जो स्प्रिंग टाइम होता है, पोलन होता है, उस टाइम ख़राब होंगे। इधर कराची में विंटर टाइम में ख़राब होंगे क्योंकि पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है और विंटर। तो कुछ लोग होते हैं एस्मेटिक्स जो इसी टाइम ज़्यादा ख़राब होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते तो उनको वायरल इन्फेक्शन ऐसा कर देता है, जैसे जिनमें एलर्जीज़ की टेंडेंसीज़ होती है ना, तो उनको कुछ पीरियड तक रहती है तबीयत ज़्यादा ख़राब, ज़रा लंबा चल जाता है उनका। और अगर आपको एज़मा है, पहले हम ये डिटर्मिन करते हैं कि बहुत दफ़ा ना हमें पता ही नहीं होता हमें बीमारी हुई है या नहीं हुई है। हम उसको अक्सर ही सोचते हैं कि नहीं इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा। क्या साइंस हैं या क्या सिम्टम्स हैं जिसमें इंसान को वो नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? रात को खांसी, आँख खुलना, मिडल ऑफ द नाइट, 4 AM, सफोकेशन फील करना। हाँ बिल्कुल, सफोकेशन। अच्छा, अभी हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है, हार्ट रिलेटेड भी हो सकता है और एस्मा रिलेटेड। हार्ट रिलेटेड क्या होगा? हार्ट रिलेटेड भी रात को या लेटने में प्रॉब्लम और मतलब ये ऊंचा सोना चाह रहे होते हैं पेशेंट्स, या कहते हैं हमें लेट के नींद आ रही है, हम तो बैठ के सोते हैं क्योंकि तो सांस नहीं आता। हार्ट रिलेटेड होता है। हाँ, हार्ट रिलेटेड भी तो सांस होता है ना, क्योंकि हार्ट फेलियर रिलेटेड, वो पंपिंग नहीं होती अच्छी, तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रैवल नहीं कर रही होती, पंपिंग अच्छी नहीं हो रही होती, तो लंग्स बिल्कुल बैक सर्कुलेशन पे ना, वहाँ पे पानी खड़ा होने लगता है। द हार्ट इज अनएबल टू पंप आउट ऑफ द लंग्स एंड इनटू द बॉडी ना, तो पीछे लंग्स में खड़ा हो जाता है। तो एक जो एस्मेटिक वाला होता है, कुछ लोगों को खुद ही आवाज़ आ रही थी, वो खुद कहते हैं वीजिंग हो रही है, शू शू हो रही है, आवाज़ आ रही है, या पार्टनर को आवाज़ आ रही होती कि तो शू शू आ रही है आवाज़ रात को ना, सीटियाँ बजना जिससे कहते हैं वीजिंग। और स्पेशली ये सब अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। फिर डस्ट एक्सपोजर से एकदम सुबह अगर वॉक करने निकल गए या बाहर निकल गए, ठंडी हवा का एक्सपोजर, उस टाइम एकदम कॉफिंग शुरू। कुछ एक कॉफ वेरिएंट एस्मा भी होता है, सिर्फ खांसी होती है, सांस वांस नहीं होता, बस खाली ड्राई कॉफ, तो एक वो भी टाइप होता है। तो ये एक्सपोजर ट्रिगर, एज़मा इज़ यूजुअली ट्रिगर रिलेटेड, यानी कि कुछ चीज़ होती है जिसकी वजह से एकदम से हो जाता है, या तो इन्फेक्शन हुआ होता है उसके बाद से अटैक जैसा होता है, कोई डस्ट है एयर में, कोई कुछ लोगों को पेट एक्सपोजर से होता है, पेट्स के जो बाल वाल होते हैं, कैट्स के बाल। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और मुल्क में रहते हैं और हमारे जैसे पोल्यूटेड सिटी में आके तो तबीयत खराब होने लगती है। हाँ, तो एज़मा लाइफ लॉन्ग इलनेस है या ये ट्रीट हो जाती है और आप उससे छुटकारा पाके रह सकते हैं? बच्चों में एज़मा काफ़ी बच्चे ग्रो आउट अंडर 5 years या 5 to 10 years वाले भी, लेस देन 5 years वाले 5 to 10 में ग्रो आउट कर जाते हैं, कभी 5 to 10 वाले आगे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन एज़मा जिसको अगर है डायग्नोज तो वो मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि वो क्योर हो जाएगा, मैनेजेबल है। अगर ट्रीटमेंट लेते रहें उसी तरह से, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी नहीं अफेक्ट होती, कोई भी चीज़ फिर अफेक्ट नहीं होती, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जैसे बच्चे, आप उनको स्पोर्ट्स से भी ना रोकें। एज़मेटिक बच्चे अपना इनहेलर लें टाइम पे और करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, सब कुछ करें, बस ये कि वो अपने जो जब ट्रिगर्स आइडेंटिफाइड होते हैं ना कि जिस चीज़ से ज़्यादा हो रही है तबीयत ख़राब, चाहे वो डस्ट हो, पोल्यूशन हो, तो उसमें पर आप एहतियाती तदाबीर कर लें पहले अपना। अच्छा, तो इफ़ यू आर अ चाइल्ड यू कैन ग्रो आउट ऑफ इट, लेकिन अगर आप बड़े हैं, आपको हो गया, तो आपको एहतियाती तदाबीर रखनी है, करें। हाँ,
कुछ लोग को डायग्नोस या स्टार्ट ही लेट ऑनसेट होता है, लाइक 40s में 50s में, ये भी होती है एक टाइप। वैसे बीमारी किसी भी एज में हो जाती है ना, बच्चे भले चल रहे होते हैं। नो ऑलवेज एंड नो नेवर, एक्सेप्शंस होते रहते हैं। तो यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर डायग्नोज होता है 20s 30s में या एडोलेसेंट्स में। राइट अच्छा, ये भी तो डिफरेंस होता होगा ना नादिया, कि सांस अगर आपका बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वैसे ही भारी सांस आता है। हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू, कि ये मुझे शायद मैं बीमार हो रहा हूँ या ये मेरी अपनी हरकतों की वजह से मुझे सांस ऐसा आ रहा है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। इज देयर एनी डिफरेंशिएशन? डिफरेंट वो फिर हम असेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि कोई एज ग्रुप क्या है, वैसे एक्टिविटी कैसी है, नहीं है, हाँ दूसरे कोमॉर्ब्स हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, ये सारे इश्यूज़ हैं, वैसे लाइफस्टाइल कैसा है। तो उसको कहते हैं डीकंडीशनिंग, कि थोड़ा सा चले फिरे और सांस शुरू हो गया, तो वो वाला जो है ना वो 5 मिनट के अंदर अंदर सेट हो जाता है। एज सुन एज यू रेस्ट ना, वो विद इन 3 to 5 minutes वो जो अच्छा ये वो फिर वो सांस फूलना होता है कि आपकी एक्टिविटी कैसे फूल गया एंड व्हेन यू आर सेटिंग तो वो सेट हो गया 3 minutes। तो उसके लिए कुछ एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा भी होता है कि वो एक्सरसाइज पे ही होता है, तो फिर उसको फिर हम रूल आउट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं, आइडेंटिफाई हिस्ट्री, मेनली हमारा एस्मा का डायग्नोसिस हिस्ट्री पे हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये जो कह रही हो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा, आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, आपका सांस आना बंद हो गया, तो फिर तो आप एक्सरसाइज ना करने का एक और फिर वो नहीं एक्सरसाइज इंड्यूस बहुत कम होता है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रूल आउट करते हैं, फिर कार्डियक रूल आउट करते हैं। जो एक्सरसाइज इंड्यूस होता है उनको फिर बिफोर एक्सरसाइज उनका इनहेलर दे देते हैं, तो वो सही रहता है, उन्हें फिर पता होता है कि अभी एक्सरसाइज से पहले इनहेलर लेना है। अच्छा, अब आप घर में हैं, आपके घर में कोई बच्चा है, वो एज़मेटिक पेशेंट है या बुजुर्ग है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? एक तो इनहेलर है, अच्छा और इनहेलर ना हो तो क्या करें, उस वक्त कैसे मैनेज करें पेशेंट जो इनहेलर ले, उनको हम जो थोड़े समझदार पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हम समझदार एडवाइस जैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, या जैसे ओल्ड एज होते हैं तो वो ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, उनके साथ कोई केयर गिवर होता है जो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर देता है तो उनको हम समझा देते हैं कि देखो घर पे ना डोज इस तरह से बढ़ा देना है, और इस बढ़ाने पे भी नहीं हो रहा तो फ़ौरन इमरजेंसी आ जाए, और फिर नेबुलाइज़र घर पे रख लेते हैं। वो कुछ पेशेंट जब होता है सांस तो इनहेलर नहीं अच्छे तरीके से ले पा रहे होते, फिर नेबुलाइज़र वो कर लेते हैं, नेबुलाइज़र की मेडिकेशन हम बता देते हैं ये डाल के कर लें, मतलब हम उनको रेड फ्लैग्स बता देते हैं कि ये अगर हो रहा हो तो आप आ जाएं फिर इमरजेंसी, फिर आप घर में नहीं रुकें। तो दे नो हाउ टू स्टेप अप देयर ट्रीटमेंट, जो थोड़े से होते हैं एबल और अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी होती है, तो हम उनको रिटन प्लान्स भी दे सकते हैं। जो बेवकूफ़ है उनको आप कहते हैं फौरन आ जाए बेवकूफ़ नहीं बट होता है ना, सबकी अंडरस्टैंडिंग और लेवल होता है कि कुछ होते हैं कि वो नहीं लर्न करना है, वो बस कहते हैं बस डॉक्टर ही करे, तो बस ठीक है फिर आप आ जाए हमारे पास। अच्छा मेरा सवाल अब ये है कि आपके बच्चे को एज़मा है या आपके बुजुर्ग को एज़मा है, लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन फर्स्ट, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों में होता है और आजकल बड़ा कॉमन है बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा पोल्यूशन और स्मॉग की जो सूरत हाल है। मैं बल्कि कल ही बात हो रही थी यहीं ऑफिस में, मैंने कहा हम तो टॉप चार्ट पे ही हैं, लाहौर कराची है ना यार, पता नहीं क्या होगा आगे चल के, बहुत बुरा, अल्लाह ताला रहम ही करे। तो मुझे बताइए कि अगर बच्चे को है तो फिर क्या घर में क्या एहतियाती तदाबीर हैं कपड़ों के हवाले से, व्हाट डू यू सजेस्ट? जब घर में होता है ना तो यूजुअली सबको पता होता है कि क्या किससे होता है, आप नोटिस कर लेते हैं कि किससे हो रहा है। कोई पेट एक्सपोजर है उससे हो रहा है, कोई डस्ट है, कोई पराठा पक रहा है स्मोक से हो रहा है, डस्टिंग हो रही है, या कोई मिट्टी वाला काम है तो उससे हो रहा है, या कोई बिल्लियाँ हैं घर में, बिल्लियाँ जैसे बहुत फ्रीली घूमती हैं घर में तो वो करीब आती हैं तो होता है। तो वो जो आइडेंटिफाइड ट्रिगर्स हैं उनको तो फिर आप अवॉइड करें, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो पोल्यूशन से कैसे बचें, वो मास्क यूज़ करें, और इन्फेक्शंस अगर हो जैसे सीज़न आने लगता है तो हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं कि अक्टूबर तक, अपनी सितंबर अक्टूबर तक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन करवा लें। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन कितनी कारगर होती है और क्या ये ज़रूरी है? जैसे मैंने ऑनेस्टली आज तक नहीं लगवाई, इत्तेफाक से कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, वरना कभी ट्रैवल में भी ज़रूरत पड़ जाती है कि कोरोना वायरस ही लगवाई थी। तो मुझे बताएं कि क्या एक नॉर्मल शख्स इस, जैसे मैं हूँ, हेल्दी हूँ, मुझे एज़मा भी नहीं है, मुझे एलर्जीज़ का इशू भी नहीं है, तो क्या अगर मैं लगवा लूँ तो हाउ वुड इट हेल्प, या आई डोंट नीड इट, लेकिन कोई
प्रोन हो तो उसको लगाया जाए? एक तो एजमेटिक्स को तो हम करते ही हैं एडवाइस, क्योंकि उनको इन्फेक्शन के बाद तो अटैक हो जाता है ना, मतलब जैसे नॉर्मल हेल्दी एडल्ट अगर हैं, नॉन एजमेटिक्स हैं, तो उनको क्या होगा, बुखार होगा, नज़ला, छींके, कुछ एक हफ्ते तक इलनेस चलेगी। तो उसमें क्या होता है, आपके वर्किंग डेज, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज़ाहिर है आप उस 2-4 दिन की उस पेन से गुजर रहे होते हैं, तो यू जस्ट टाइम ओनली हील्स। तो उस ड्यूरेशन सिवेरिटी को शॉर्टन करने के लिए और रिकवरी क्विक करने के लिए हम इसलिए पहले से एडवाइस करते हैं ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी सी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए। तो जब वायरस आए, ये नहीं कहते कि वायरस इन्फेक्शन ही नहीं होगा, फ्लू नहीं तो होगा, उस तरह से इट विल कम, बट हाँ जैसे अब स्कूल डेज मिस होते हैं बच्चों के, अभी सही हुए, अगले हफ्ते फिर बीमार, तो ये फिर दूसरे बच्चों को लग रहा है घर में, औरों को लग रहा है, एल्डरली अगर घर में है, नानी दादी, और एजमा नहीं लगता वो इन्फेक्शन लग रहा होता है, इन्फेक्शन लग रहा है। तो 6 मंथ से ऊपर तो इंडिकेटेड है, इवन प्रेगनेंसी में भी अलाउड है वैक्सीन इन्फ्लुएंजा की, तो सिवेरिटी कम कर देता है। अगर आपका बच्चा प्रोन है इस तरह की और एलर्जिक है या एजमेटिक है तो ज़रूर लगवा लें, अक्टूबर आने से पहले लगा लें, क्योंकि कुछ बच्चे एक शॉट वर्क्स फॉर अ ईयर। हाँ, 1 शॉट वर्क्स फॉर अ ईयर। जो पहले से वैक्सीनेटेड है उनको 2, जो पहले नहीं है वैक्सीनेटेड उनको 2 लगते हैं बच्चों को, और जो हर साल हो जाते हैं तो फिर उनको 1 लगता है एवरी ईयर। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हाँ, इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों से बचाता है। तो अभी रिसेंटली हमारे पास आ भी रहा था, इन्फ्लुएंजा के हम टेस्ट करवा रहे थे ना, तो आ भी रहा था पॉजिटिव। मुझे ये बताइए कि इन्फ्लुएंजा की जो शॉट है, इट्स रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल एवरीवेयर? अगस्त में आ जाती है, एवरी ईयर की वैक्सीन रिवाइज होती है डिपेंडिंग ऑन प्रिडिक्टेड स्ट्रेन्स, जो कमिंग ईयर के ये इनको अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से, तो उसी के उसमें प्रोटीन्स डालते हैं ताकि इम्यूनिटी डेवलप इन्हीं के खिलाफ हो। और तो वो फिर अगस्त आ जाती हर साल है, लगवानी चाहिए। अगस्त सितंबर में आ जाती है, मैं तो पूछना शुरू हो जाती हूँ अगस्त सितंबर से ही कि आ गई, तो जैसी आ जाती है फ़ौरन लगवा लें, बस फीवर ना हो उस टाइम पे, बस लगवा लें। 2 हफ्ते लगते हैं इम्यूनिटी बिल्ड होने में, इतने सीज़न जब तक शुरू होता है सबको इतने आप इम्यून होते हैं, होता भी तो बहुत हल्का सा फिर होता है, हल्का सा फीवर हो गया, हाँ 1-2 दिन चला, सही हो गया। कोई खाने पीने की एहतियातें हैं? खाने पीने की एहतियात ये कि जैसे अब जिनको ट्रिगर करता है, तो एनी कोल्ड ड्रिंक विल ट्रिगर, कम टेम्परेचर, अब वो ठंडी हवा है या वो ठंडा खाना है या जूस है, जो भी है, तो एनी कोल्ड ड्रिंक्स, और जो इरिटेटिंग जैसे फिजी ड्रिंक्स इरिटेट करती हैं ना, तो उनको फिर वायरल इन्फेक्शन वो किसी को भी हो जाता है, मतलब एस्मेटिक ना भी हो तो फिजी ड्रिंक तो इरिटेट करता है आपको, वो उसके बाद आपका गला। वैसे मैं कहती हूँ फिजी ड्रिंक्स छोड़ देनी चाहिए, दे आर गुड फॉर नथिंग, इतना मीठा, चलो आप चॉकलेट खा लें। तो अच्छा, अब मुझे बताएं कि बाकी, हाँ सॉरी, ठंडा, जो कुछ लोग वो दही, केला ये सब अवॉइड कर रहे होते हैं, तो दही का बस ये कि ठंडा ना हो तो आप ले लें। हाँ, और मैंने सुना है, अब आई डोंट नो व्हाट मेडिकल साइंस है, इसके रात में दही खाना क्या अवॉइड करना चाहिए, रात में भी खा सकता है? अब वो दही तो खट्टा भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है, तो उसको थोड़ा बाहर रख के खा लें। लेकिन खा सकते हैं दही, यू कैन हैव दही एनी टाइम। हाँ, क्योंकि वैसे भी जब पेट के मसले होते हैं तो दही और केले पर ही आ जाते हैं। हाँ, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे लिटरेचर में कुछ ऐसा नहीं है कि दही और केले से सिक्रीशंस बढ़ती हैं या ख़राब होती है। किससे? अच्छा, कोई ऐसा फल है जिससे सिक्रीशन बढ़ती है? नहीं। आप जैसे सीजन के फ्रूट्स जो है ना वो बहुत अप्रोप्रिएट हैं। अब तो विटामिन सी आ रहा है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आ रहे हैं। तो हमारी मिथ ज़्यादा है आपकी। हाँ, ये जो हीलिंग के लिए स्वेटर्स होते हैं हमारे, क्या वुल एलर्जीज को बढ़ाता है? वो अब वो ऑब्जर्व्ड वो है, बढ़ाता नहीं। अगर कोई एलर्जिक है तो वो, और उसके आप वो फिर एलिमिनेट करें सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना, की तरफ चले जाए। हाँ, सिंथेटिक जो पॉलिएस्टर टाइप ना, तो वो हो सकता है। तो आप ये नजर रखें कि आपका बच्चा किस चीज़ की वजह से ज़्यादा बीमार हो रहा है, या आपके जो बुजुर्ग हैं। और खाने पीने की कोई टेंशन नहीं आप कह रहे हैं? खाने पीने की वार्म, अब वैसे भी सर्दियों में तो वार्म चीज़ें रखते हैं, वो अच्छा सा सूद करता है। जिंजर यूज़ करें, और विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, कीनू। बिल्कुल। कोई एंड में टू समिट अप कोई मैसेज देना चाहेंगी नाजरीन को, ये कि फ्रिजी ड्रिंक्स ना पिएं? मैसेज यही कि जो एजमेटिक्स हैं वो अपने डिस्पेंसर को बटन ऑफ कर दें, ठंडा पानी बंद कर दें। हाँ, ठंडा पानी तो होपफुली अब तो बंद ही कर ही दिया होगा सबने। नहीं, चल रहे हैं लोगों। हाँ, वो इरिटेट करता है तो वो इन्फेक्शन को प्रोन करता है। बाकी के जो
एस्थमेटिक्स में वो अपने इनहेलर्स जारी रखें और शॉर्ट हो गए especially- inhalers मार्केट में पता हो गए होंगे हाँ, हो ही गए होंगे। क्योंकि वो लोग यूज़ ही उस टाइम करते हैं ना सर्दियों में जब ख़राब हो रहे होते हैं, तब तो उससे अक्टूबर पहले ही में यूज़ करना स्टॉक शुरू हो करके जाए, रख लें। उससे पहले ही अपना रेगुलराइज कर लें, मतलब अगर पहले से रेगुलरली एडवाइज्ड हैं और नहीं ले रहे तो एटलीस्ट अक्टूबर से तो शुरू कर ही लें।